Hello my dear students, welcome to my channel English with Manish Nema. In this video, we are going to discuss the syllabus of MPTET Main Exam 2023, Unit number 7. आपकी MPTET 2023 की जो मेन परीक्षा है, उसके यूनिट नंबर 7 में आपको फिगर ऑफ स्पीच दी गई है. फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस या रेटोरिक भी कहा जाता है. इन सब नामों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको परीक्षा में हो सकता है कि कोई परीक्षा में उदाहरण दिया जाए और पूछा जाए कि आप बताइए कि इसमें रेटोरिक क्या है, इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या है, पोएटिक डिवाइस क्या है. फिगर ऑफ स्पीच से तो आप परिचित ही हैं, तो इन सब नामों को एक ही नाम से पुकारा जाता है. चलिए देखते हैं कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं. फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं. तो देखिए, एक छोटी सी डेफिनेशन या व्याख्या आपके सामने है. पोएटिक डिवाइसेस आर लिटरेरी टेक्निक्स एंड टूल्स दैट पोएट्स यूज टू एनहांस the beauty, meaning and impact of their poetry. पोएटिक डिवाइसेस यानी जो काव्य के तत्व होते हैं या साहित्य के जो तत्व होते हैं, उनको कभी यूज करता है टू एनहांस यानी बढ़ाने के लिए अपनी कविता की सुंदरता को, अपनी कविता के मतलब को या अपनी कविता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो भी तत्वों का वो इस्तेमाल करता है, उन्हें हम पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. Here are a few common poetic devices. Let's see. आइए देखते हैं कुछ poetic devices जो हमें पढ़नी है. Poetic devices या figure of speech बहुत होती हैं, लेकिन इन figure of speech को आपको ध्यान से परीक्षा के लिए पढ़ना है. पहली figure of speech है metaphor, second simile, third personification, fourth paradox, fifth irony, हाइपरबोली. 7 नंबर पर है अलिट्रेशन, नंबर 8 पर असोनेंस, नंबर 9 पर ओनोमोटोपिया एंड नंबर 10 पर है इमेजरी, नंबर 11 पर है एंजाइममेंट और नंबर 12 पर है ऑक्सीमोरॉन, नंबर 3 पर है पन. These 13 figure of speech you have to study and you have to learn to face the exam. Now one by one I will explain you what is metaphor, simile, personification, paradox, irony, hyperbole, alliteration, assonance and onomatopoeia, imagery and enjambment and oxymoron and pun. Let's start with the metaphor. In single line I will tell you metaphor, a comparison between two unrelated things suggesting a similarity or symbolic meaning. Example, her smile is a ray of sunshine. Her smile is a ray of sunshine. देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसकी जो मुस्कान है वो बिल्कुल जो सनशाइन यानी धूप की किरणें उसके समान है. कहा तो ये जा रहा है कि समान है, लेकिन इसमें एज और लाइक शब्दों का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट उसकी स्माइल को एक उपमा दी जा रही है बिना तुलना किए हुए, और डायरेक्ट ही कहा जा रहा है हर स्माइल इज अ रे ऑफ सनशाइन, यानी उसकी स्माइल सूर्य की किरणों के समान है, धूप की किरणें जो होती है उनके समान है. ये मेटाफर है. अब आता है सिमली. सिमली क्या होता है? अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. जब इंग्लिश के वाक्यों में लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां सिमिली होती है. देखिए एग्जाम्पल, मनीष रन्स एज फास्ट एज चीता. मनीष इतना तेज दौड़ता है जितना चीता. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एज और एज शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है और मनीष की दौड़ की तुलना चीता से की गई है. नंबर 3 पे आता पर्सोनिफिकेशन, असाइनिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शंस टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज. तो यहाँ पर जब हम किसी भी निर्जीव चीज को ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि बिल्कुल वो सजीव हो, तो हम वहाँ पर
फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन को पाते हैं। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी अर्थ होता है मानवीयकरण। उदाहरण देखिए, उदाहरण में एग्जाम्पल में है द विंड विस्पर्ड थ्रू द टीयर्स, यानी हवा ने कानाफूसी से बिल्कुल धीमे से बात की। ठीक, किससे बात की? पेड़ों से। तो यहाँ पर देखिए जो हवा है उसको ऐसे दर्शाया गया है जैसे वो एक लिविंग या एनिमेट थिंग हो। तो जब भी हम किसी भी इन एनिमेट या नॉन लिविंग थिंग को ऐसे असाइन करें कि वो एक जीवित चीज है, लिविंग थिंग है, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। अभी मैं एक एक लाइन में इन सारे पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच को बता रहा हूं। आगे की वीडियो में आपको एक एक फिगर ऑफ स्पीच कई उदाहरण के माध्यम से और क्लियर करवा दी जाएगी। चलते हैं हम आगे। मेटाफर का और उदाहरण देख लीजिए। कभी कभी आपके क्लासरूम में आपको भी मेटाफर देखने मिलता है। कैसे? जब आपकी टीचर कहते हैं यू आर नॉनसेंस, आपको ये नहीं कहते कि तुम फलाने के जैसे नॉनसेंस हो, डायरेक्ट एक आपको इम्प्लाइड सिमली दे दी गई कि यू आर नॉनसेंस। जैसे और मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो कहा जाता है कि जैसे तुम गधे हो, कहते हैं ना कभी कभी टीचर, यार तुम गधे हो। तुम ये नहीं कहते कि तुम गधे जैसे हो, तुम गधे हो। तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। इस नेक्स्ट पर 4 नंबर पे है अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट और सिचुएशन दैट अपीयर्स contradictory or absurd, yet upon closer examination reveals some deeper truth or logic. पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट या सिचुएशन होती है, एक वाक्य होता है या परिस्थिति होती है दैट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी, जो बड़ी विरोधाभासी प्रतीत होती है, दिखती है, और एब्सर्ड और बड़ी उटपटांग दिखती है। yet फिर भी अपॉन क्लोजर एग्जामिनेशन, फिर भी अगर इसका क्लोजर एग्जामिनेशन किया जाए, इसको बारीकी से जाना जाए, रिवेल सम डीपर ट्रूथ, इससे निकल कर आता है कुछ गहरा सच या तर्क। एग्जाम्पल द बिगनिंग ऑफ द एंड। द बिगनिंग ऑफ द एंड, देखिए बिगनिंग और एंड ये क्या है? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास हो रहा है। दिस फ्रेज इज पैराडॉक्सिकल बिकॉज द बिगनिंग एंड द एंड आर अपोजिट पॉइंट्स इन टाइम। यस, द बिगनिंग एंड द एंड आर द अपोजिट पॉइंट्स, yet they are combined to convey a sense of inevitability। तो यहाँ पर inevitability का सेंस देने के लिए दोनों को जोड़ा गया है, और an impending conclusion, या तो impending conclusion को बताने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स के और भी उदाहरण हम देखेंगे बाद में। आयरनी क्या होता है? आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस। सभी लिटरेरी डिवाइस है, सभी पोएटिक डिवाइस है, सभी फिगर ऑफ स्पीच है, सभी रेटोरिक है। तो आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स। क्या सोचा जाता है, क्या समझा जाता है, और वास्तव में होता क्या, होता कुछ और है। तो इस चीज को कहते हैं आयरनी। इसको विडंबना भी कहते हैं। एग्जाम्पल है अ फायर स्टेशन कैचिंग फायर ड्यूरिंग अ फायर सेफ्टी सेमिनार। कितनी हंसी की बात है और बड़ी आयरनी भी है। ठीक है, इट इज आयरनिक, ये जो ऊपर लिखा वाक्य आयरनिक है, बिकॉज अ प्लेस दैट इज सपोज्ड टू बी knowledgeable and equipped to handle fires becomes a victim of a fire itself। यानी एक ऐसा स्थान, एक ऐसा सोर्स जिससे आग बुझाने के काम में या आग बुझाने के समय प्रयोग किया जाता है। फायर स्टेशन पर फोन किया जाता है कि भैया हमारी आग लग गई, आप बुझाने के लिए आ जाओ। अब उसी में आग लग गई है, तो ये बड़ी विडंबना है कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच को हम आयरनी कहकर पुकारते हैं। आप अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच को दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम आपको सारी कविताएं जो आपकी 9th, 10th और 12th क्लास में दी गई हैं उनको समझाने वाले सेपरेटली। ठीक है, 6वें नंबर पर है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या है? हाइपरबोली जो है, इसे हाइपरबोले ना कहें आप। ठीक है, ये हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या है? एन एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम not meant to be taken literally। तो यहाँ पर जो अतिशयोक्ति सुना होगा आपने, ठीक है, अतिशयोक्ति जब आप सुनते हैं तो आपको वहां पर हाइपरबोले मिलेगा।
जैसे एग्जाम्पल है हिंदी इंग्लिश में, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैं तुमसे मिलियन टाइम्स, मैं कई बार कह चुका हूँ, लाखों बार कह चुका हूँ। अब जिस निश्चित रूप से सामान्य तौर से लाखों बार तो कोई नहीं कहता, एक दो बार कहता है, लेकिन बोलते वक्त हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि मैं तुमसे लाखों बार इस बात को कह चुका हूँ। हिंदी फिल्मों में भी गाने से आप बड़ी अच्छे से हाइपरबोली को समझ सकते हैं। एक गाना है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। सनी देओल ने गाया ये गाना, मुझे मालूम नहीं किस फिल्म का, लेकिन देखिए पर्वतों से मैं आज टकरा गया, संभव है क्या पर्वतों से टकराना? तो यही है हाइपरबोली। ठीक। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन क्या है? द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, जब कॉन्सोनेंट साउंड का, ठीक है, रिपीटेशन हो जाता है, ठीक है, शुरू से ही और लास्ट तक, तो उसे हम अलिट्रेशन कहकर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पीपर्स। तो ये देखिए पी साउंड से सारा कुछ लाइन में आपको दिखाई दे रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, और यह एक अलिट्रेशन का उदाहरण है। अगला आता है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड विद इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर जब वॉवेल साउंड का, ठीक, रिपीटेशन होता है। देखिए लिखा है एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द मैट, कैट सैट मैट, कैट सैट मैट। देखिए तीनों वॉवेल साउंड में जो हमें साउंड मिल रहा है वो लगभग एक सा है वॉवेल साउंड, तो इसको हम कहते हैं असोनेंस। आगे चलते हैं, 9वें नंबर पर है, ये ओनोमैटोपिया है। ओनोमाटोपिया ना कहें आप, ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया क्या है? ओनोमैटोपिया है द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड्स। कुल मिलाकर इसे ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का साउंड हो, चाहे एनिमल का साउंड हो, चाहे ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं का साउंड हो, ह्यूमन साउंड हो, सारे साउंड आकर के बस जाते हैं काहे में? ओनोमैटोपिया में। ओनोमैटोपिया जो है सीधा साउंड से रिलेटेड होता है। आपको सारे साउंड्स जानना है, मैं सारे साउंड्स आपको अगले, जब मैं सेपरेटली इसको लूंगा ओनोमैटोपिया को पढ़ाने के लिए, एक एक फिगर ऑफ स्पीच को मैं अलग अलग वीडियो छोटे छोटे शॉर्ट बनाकर भेजूंगा, उसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। द बी बज्ड बाय, तो देखिए जो बी है मधुमक्खी है, तो उसका जो बन बनाना होता है बज्ड कहलाता है। तो इस इधर वो साउंड आया है, इसलिए इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है सेंटेंस में वो है ओनोमैटोपिया। 10 नंबर पर है इमेजरी। अभी इसमें भी आया था, 12th क्लास में भी पूछा गया था, एक एक्सट्रैक्ट आया था पोएम का, और उसमें पूछा गया था कि बताइए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें इमेजरी थी। और इमेजरी 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 क्या है? refers to the use of vivid and descriptive language that appeals to the reader's senses, creating a mental picture or sensory experience. कल्पना, इमेजरी मतलब होता है कल्पना। जब हम कुछ चीज को पढ़ें या किसी चीज को सुने तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाए, वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है इमेजरी। द गोल्डन सन dipped below the horizon, casting a warm orange glow over the tranquil lake. The golden sun dipped below the horizon, casting a warm orange glow over the tranquil lake. तो ये देखिए सारे शब्दों से एक पिक्चर हमारे दिमाग में बन रही है कि गोल्डन सन है, ठीक है, और उसका ग्लो जो है वो ऑरेंज है, और ट्विंकल एक शांत सी झील है, उसमें जाकर के ऐसा लग रहा है कि वो डूब रहा हो, डिप्ड हो रहा हो। तो इस प्रकार से पिक्चर हमारे दिमाग में बन रही है, इस पोएटिक डिवाइस को इमेजरी कहते हैं। अब है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट क्या होता है? इज अ लिटरेरी टेक्निक यूज्ड इन पोएट्री और वर्स वेयर सेंटेंस और फ्रेज runs over multiple lines without a pause or punctuation at the end of line. ऐसी कविता जो चलती जाए और जिसमें पंक्चुएशन ना हो, पॉज ना लिया जाए, ठीक ऐसी कविताओं में पोएटिक डिवाइस, ऐसे एक्सट्रैक्ट में पोएटिक डिवाइस होती है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट जो है देखिए इस उदाहरण में, द सन इज सेटिंग एंड द स्काई ablaze with hues of orange and pink, a fiery maze, as darkness
descends, the stars appear, twinkling in the night, their secrets held near। सारा कुछ सन को लेकर के कहा जा रहा है और उसको कहते कहते कि जो अंतिम लाइन तक है उसके बारे में व्याख्या की जा रही है और अंतिम लाइन में जाकर के फुल स्टॉप आ रहा है विदाउट पॉज। इसी को कहते हैं एंजमेंट। इन दिस एग्जाम्पल द फ्रेजेस द सन इज सेटिंग एंड द स्काई आर ब्लेज एंड विद ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक अ फायरी मीज स्पेन मल्टीपल लाइन्स विदाउट एनी पंक्चुएशन कैरिंग द थॉट फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट। देखिए विचार जो है कवि का वो एक लाइन से दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में चलता ही जा रहा है और आकर रुकता है ठीक सीक्रेट्स हेल्ड नियर पर। तो ऐसी पोएटिक डिवाइस को हम एंजमेंट कहकर पुकारते हैं। ये 12वीं हमारी पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। ऐसे हमारे स्टेटमेंट जिसमें अपोजिट मीनिंग होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग होता है, सिचुएशन होती है, उन्हें ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस कहते हैं। लिखा है जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिस्टडम। क्रिस्टडम में जो जेम्स फर्स्ट था वो वाइजेस्ट फूल, देखिए वाइजेस्ट यानी बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, हो फूल यानी मूर्ख। ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं, ये दोनों विरोधाभासी है, ये ऑक्सीमोरॉन है। नोट इन द above example जेम्स फर्स्ट हैड टू अपोजिट क्वालिटीज, विजडम एंड फुलिशनेस। यानी जेम्स फर्स्ट में दो अपोजिट क्वालिटी है, उसमें बुद्धि भी है, उसमें मूर्खता भी है। 13 नंबर की हमारी पोएटिक डिवाइस है पन। A pun is a form of wordplay that exploits multiple meanings of a word or words that sound similar but have different meaning. It often creates a humorous or witty effect by playing with language. तो पन मतलब होता है, पन को मैं हिंदी में आपको बता दूं, द्विअर्थी बातें जब अपन करते हैं, द्विअर्थी बातें जब हम करने लगते हैं, जिससे मतलब शब्द एक होता है लेकिन उससे अर्थ दो दो निकलते हैं, तो वो होता है पन। ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल, my bicycle needs support to stand because it is too tired। अब देखो एक टायर होता है हमारा गाड़ी में, चक्का कहते हैं जिसे, साइकिल में, तो उस टायर की स्पेलिंग होती है TYRE और ये है TIRE, ये थकना। तो एक ही शब्द से देखिए दो मतलब आ रहा है। my bicycle needs support to stand, मेरी साइकिल को जरूरत है बहुत ज्यादा अब सपोर्ट और स्टैंड की, बिकॉज इट इज टू टायर्ड, क्योंकि इसमें क्या है, दो चक्के हैं, ये भी अर्थ आ रहा है, और टू टायर्ड मतलब ये बहुत थक चुकी है, ये भी इसमें सेंस आ रहा है। तो यहाँ पन है, यहाँ पोएटिक डिवाइस पन है। यहाँ टू टायर्ड शब्द का अर्थ है टू टायर्ड यानी बहुत थका हुआ होना, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है टू टायर, टायर होते ना वैसा। ठीक है, तो ये हमारी पोएटिक डिवाइस पन है। वीडियो में आपके साथ लेकर आएंगे एक एक जो हमारी पोएटिक डिवाइस है उसका डिटेल्ड मीनिंग सिर्फ 2 या 3 मिनट के वीडियो में हर पोएटिक डिवाइस के बारे में मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।